रिवर्स कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, बट वहाँ जो कार्नोट साइकिल था वो सिर्फ कार्नोट साइकिल था, और यहाँ जो कार्नोट साइकिल है वो कैसा है, रिवर्स कार्नोट साइकिल है। तो ऐसा क्यों किया गया भाई, रिवर्स क्यों किया गया? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना होगा पावर साइकिल, ठीक ना, और सिंपली कहें थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल, अगर हम इस थर्मोडायनेमिक साइकिल को डिवाइड करें तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक होता है पावर साइकिल और दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। पावर साइकिल वो होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक ना। वर्क आउटपुट मिलने का मतलब है यहां जो वर्क है वो है पॉजिटिव वर्क, ठीक है, और यहां जो वर्क है रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब है नेगेटिव वर्क, यानी यहां पर आपको वर्क देना पड़ता है और यहां पर आपको वर्क मिलता है। जनरली यहां पर हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। इस केस में पावर साइकिल के केस में क्या फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी, और यहां पर इसके केस में फाइंड आउट करते हैं हम लोग सीओपी निकालते हैं। पहचाने कैसे भाई साइकिल को, जितने भी पावर साइकिल हैं, जो भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, पावर साइकिल को हम क्या कहते हैं, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ये सभी की सभी क्या होती हैं, क्लॉकवाइज। ये है इनका एरो, ठीक है। और जितनी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है दे आर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये है इनका साइकिल। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पावर साइकिल एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो जब हम कार्नोट साइकिल को यहां पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव है, तो सिंपली कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं। पावर साइकिल में भी आपने देखा, आईसी इंजन में भी हमने कार्नोट पढ़ा, पावर प्लांट में भी कार्नोट पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में भी कार्नोट पढ़ा, बट वहां पर हमेशा हम कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं। लेकिन जब हम रेफ्रिजरेशन में आते हैं तो अब हमें उस साइकिल को क्या करना है, उल्टा करके चलाना है, बिकॉज नाउ दिस इज वर्क कंज्यूमिंग साइकिल, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, and that's why we are using the word reverse. क्लियर है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है, जैसे कार्नोट साइकिल हम लोगों ने यहां पढ़ा था तो उसको आइडियल माना था, और आइडियल मानने का कारण क्या था भाई, आइडियल मानने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें जितने भी प्रोसेसेस थे दे ऑल आर रिवर्सिबल, और अगर चारों प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल हैं तो पूरी की पूरी साइकिल क्या बन जाती है, रिवर्सिबल साइकिल बन जाती है। और हमें पता है कि इन रियल कोई भी चीज 100% रिवर्सिबल नहीं होती है, सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ द केसेस आर आइडियल, ठीक ना। ये तभी संभव है जब हम पूरे सिस्टम को क्या मान लें, आइडियल मान लें। इसीलिए कार्नोट साइकिल को हम लोग रिवर्सिबल साइकिल या फिर क्या कहते हैं, आइडियल साइकिल कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है, उसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम रेफ्रिजरेशन में पढ़ रहे हैं तो इट इज रिवर्स कार्नोट साइकिल, और कह सकते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि यहां भी कार्नोट साइकिल के जितने भी प्रोसेस होंगे दे आर कंप्लीटली रिवर्सिबल, ठीक ना। तो यहां जो कार्नोट साइकिल बना है वो भी कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस की मदद से बना है, इसलिए इस साइकिल को भी हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। क्लियर है, ये जो साइकिल है ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल तो है नहीं, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसी को पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम उन साइकिल्स को स्टडी करेंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल साइकिल की बात करेंगे तो आखिर हम उसे किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड मानना होगा ना, वही स्टैंडर्ड कौन होगा हमारा, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसकी जो एफिशिएंसी होगी, हमने पहले ही बात की है कि 100% नहीं होगी, अधिकतम होगी,
बट अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ एफिशिएंसी की जगह क्या लेंगे हम लोग, सीओपी। यानी इस सिस्टम की जो सीओपी होगी वो मैक्सिमम होगी। जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होंगे उनमें सबसे ज्यादा सीओपी किसकी होगी, रिवर्स कार्नोट साइकिल की। तो एक तो इसकी सीओपी है जो हमें पता है क्या है, मैक्सिमम है बिटवीन 2 टेम्परेचर लिमिट्स। और एक हमने जो अपना प्रैक्टिकल वाला बनाया, तो फिर हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हम कार्नोट के कितने नजदीक हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्नोट की रिवर्स कार्नोट साइकिल को पढ़ेंगे, इसकी सीओपी फाइंड आउट कर लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मानक बन जाएगा कि इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में इससे ज्यादा सीओपी संभव नहीं है। एनी हाउ मैक्सिमम सीओपी जो हो सकती है वो किसकी हो सकती है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की हो सकती है, या कार्नोट हीट पंप की पॉसिबल हो सकती है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ने का मकसद समझ में आया, क्योंकि यहां ये पढ़ के हम लोग वो मैक्सिमम सीओपी की मैक्सिमम लिमिट को बिटवीन 2 टेम्परेचर लिमिट सीओपी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और जब हम अपना प्रैक्टिकल साइकिल पढ़ेंगे तब हम कंपेयर करेंगे कि हम आखिर उस मैक्सिमम लिमिट के कितने नजदीक हैं। इसी चीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले, यानी स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए, सीओपी की मैक्सिमम वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो यहां पर हमने पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसमें 4 to 1 किस तरह का प्रोसेस है भाई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का। हम देख सकते हैं कि 4 से 1 लगातार वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज किया है। 4 to 1 वॉल्यूम डिक्रीज कर चुका है, और प्रेशर क्या हो चुका है, 4 से 1 तक लगातार बढ़ा है। फिर 1 to 2 इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। चूंकि ये कार्नोट साइकिल है, इसमें हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन दोनों किस प्रोसेस के दौरान होंगे, आइसोथर्मल। फाइनली 2 to 3 इज एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन का मतलब है कि 2 से 3 तक वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। फाइनली 3 to 4 इट इज आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर है? ये लाइंस ऐसे क्यों बनी है, ये मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक लाइंस पीवी डायग्राम के ऊपर कैसे ड्रॉ होंगी, सिमिलरली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, और किसका स्लोप ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा। क्योंकि यहां पर तो हमको दोनों को ड्रॉ करना है ना, तो हमें बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि स्लोप किसका ज्यादा और किसका कम होगा ना। इसी पीवी डायग्राम को यहां टीएस डायग्राम में कन्वर्ट किया गया। एक चीज और देखें, एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि यह साइकिल कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज दिस इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। और रिवर्स कार्नोट साइकिल यानी कार्नोट साइकिल को ही हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है ना। 4 to 1 is reversible and adiabatic, that is isentropic process. So 4 to 1 is an isentropic process जहां S1 की एंट्रोपी किसके बराबर है, S4 के। 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस था, so it is 1 to 2 is आइसोथर्मल प्रोसेस जहां T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है, और इन दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया है, T हायर यानी हायर टेम्परेचर के बराबर। नेक्स्ट 2 to 3 is again isentropic process, so 2 से 3 तक एंट्रोपी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण S2 किसके बराबर हो जाएगा, S3 के बराबर। और फाइनली हीट एब्जॉर्प्शन इज आइसोथर्मल प्रोसेस 3 to 4, so T3 is equal to T4, और इसको हमने क्या माना, लोअर टेम्परेचर मान लिया। तो ये हमारा पूरा पीवी और टीएस डायग्राम है रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए। अब जो अगली चीज बचती है, हमें इसका क्या निकालना होगा, सीओपी। जैसे हमने वहां कार्नोट साइकिल पढ़ा था तो वहां एफिशिएंसी निकाली थी, यहां पर हम क्या निकालेंगे, ऑफ दिस साइकिल। क्लियर है? तो इस साइकिल की हम सीओपी निकालेंगे। क्लियर है? और चलिए शुरुआत करते हैं। सीओपी के लिए क्या चाहिए भाई, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट मान लिया कि ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक ना, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब किया। कूलिंग क्यों परफॉर्म होती है, क्योंकि हम हीट को क्या कर लेते हैं,
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहां पर हीट कहां एब्जॉर्ब हो रहा है? 3 से 4 के बीच में। दैट इज COP इज इक्वल टू Q एब्जॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। यही है। अब हमें इन दो चीजों को फाइंड आउट करना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और वर्क इनपुट की वैल्यू क्या है ना। सबसे पहले देखें Q एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है 3 से लेके 4 तक। हमें हीट की वैल्यू फाइंड करनी है, हीट की वैल्यू निकालनी है ना, हीट ट्रांसफर निकालना है। तो कौन से डायग्राम का यूज करें, PV या TS? सबको उठा के बाहर फेंकाऊंगा। PV डायग्राम का एरिया वर्क देता है भाई, क्लियर है। और हमें तो हीट ट्रांसफर निकालना है ना, हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो इसके लिए कौन सा डायग्राम है? TS डायग्राम है, ठीक ना। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से हीट ट्रांसफर निकालेंगे। नाउ हीट कहां एब्जॉर्ब हो रही है? प्रोसेस 3 to 4, क्लियर है। कैसे निकालते हैं हीट ट्रांसफर? जरा ध्यान से देखिए, जब हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा था तो DS इज इक्वल टू क्या था? DQ बाई, यही था ना। आपको क्या निकालना है भाई? DQ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? T इंटू, यही तो होगा। इसीलिए कहा ना कि कहां से निकालेंगे हीट ट्रांसफर? TS डायग्राम से। देखिए T एंड DS, क्लियर है। क्यों TS डायग्राम से फाइंड आउट कर रहे हैं? नाउ इस केस में कितना हो जाएगा भाई हीट एब्जॉर्ब, बताइए। T टेम्परेचर कौन सा माना है? देखिए ध्यान से, हीट कहां एब्जॉर्ब हो रहा है? T3 और T4 के बराबर जहां है वहां पे हो रहा है, यानी इन दोनों को हमने किसके बराबर माना है? T लोअर। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है लोअर टेम्परेचर पर। तो T के लिए कितना हो जाएगा? T लोअर इंटू DS, T इंटू DS है ना, चेंज इन एंट्रोपी। तो इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ? S4 माइनस S3। 3 से कहां पहुंच गए थे? 4। तो चेंज कितने का हुआ? 4 माइनस 3। सो इट विल बी S4 माइनस S3, क्लियर है। S4 माइनस S3, क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। दिस इज इक्वल टू T लोअर इंटू S4 किसके इक्वल है भाई? S1। और S3 किसके बराबर है? S3 किसके बराबर है? 2 के। लिख सकते हैं ऐसा? तो ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्लियर है ना। ये हमारा क्या है? एब्जॉर्ब हीट है। अब हमारा मकसद क्या निकालना रह गया? वर्क इनपुट, ठीक है। चलिए वर्क इनपुट निकालते हैं। वर्क इनपुट निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सिंस इट इज अ साइकिल, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए था? साइकिल के लिए था और प्रोसेस के लिए था। तो यहां पर हमारे पास कार्नोट साइकिल है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कौन सा यूज करेंगे? साइकिल के लिए यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट लॉ क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर है ना। हम एनर्जी बैलेंस करते हैं सिस्टम का, क्लियर है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चूंकि ये कार्नोट साइकिल है और फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए क्या था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ नेट, यानी नेट हीट ट्रांसफर। इसका क्या मतलब हुआ? नेट हीट ट्रांसफर इन अ साइकिल। ये किसके बराबर होगा? नेट वर्क ट्रांसफर ऑफ अ साइकिल। यही पढ़ा था हम लोगों ने। DQ इज इक्वल टू DW, क्लियर है। नाउ
अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर पूरे साइकिल के लिए डी क्यू नेट निकालेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Q 4 1, Q हो गया हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस के लिए, 4 से 1 के लिए, प्लस उसके बाद क्या होगा Q 1 to 2 प्लस Q 2 to 3 प्लस Q 3 to 4 लिख सकते हैं। हर प्रोसेस के हीट ट्रांसफर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन यह भी समझना होगा कि प्रोसेस 4 to 1 एंड 2 to 3 बोथ आर आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब इन दोनों ही प्रोसेस में हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन कौन से में, 4 to 1, सो दिस विल बिकम 0 एंड 2 to 3 दिस विल ऑल्सो बिकम 0। तो बचा क्या भाई, डी क्यू नेट कितना बचा साइकिल के लिए, Q 1 to 2 प्लस Q 3 to 4। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि COP में हमने Q एब्जॉर्ब क्यों लिया है, बिकॉज COP हमारी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट है। और मैंने बताया है कि डिजायर्ड इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग कहाँ निकालते हैं, जहां पर हम हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कूलिंग परफॉर्म करने के लिए जितनी हीट को एब्जॉर्ब की जाए वही हमारा कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर डिजायर्ड इफेक्ट होती है। इसीलिए डिजायर्ड इफेक्ट के बदले हमने यहां पर क्या लिख दिया, Q एब्जॉर्ब, बिकॉज यहां सिस्टम में यही Q क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे कि कूलिंग परफॉर्म हो रही है। क्लियर। डी क्यू नेट साइकिल के लिए कितना आया, Q1 2 प्लस Q3 4। 1 to 1 से 2 के लिए कितना लिखेंगे भैया, बताइए कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां, dq इज इक्वल टू टी इंटू ds। अभी हमने लिखा था dq इज इक्वल टू क्या, t इंटू ds। वहां टेम्परेचर कितना है, T हायर इंटू ds चेंज इन एंट्रोपी, कहां से कहां, 1 से 2 में, तो कितना हो जाएगा S2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है, प्लस Q3 4, Q3 to 4 कितना हो जाएगा भाई, T लोअर इंटू S4 माइनस S3। क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। अब जरा देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो जाएगा भाई बताइए, TH S2 माइनस S1 प्लस T लोअर S4 को क्या लिख सकते हैं आप, S1 लिख सकते हैं, और S3 को क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं, बिकॉज S4 S1 के बराबर है और S3 S2 के बराबर है। अब जरा देखिए, इन दोनों को सेम करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। सो यहीं पे अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें तो माइनस TH, और ये क्या बन जाएगा, S1 माइनस S2 प्लस T लोअर इंटू S1 माइनस S2। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, T लोअर माइनस T हायर इंटू S1 माइनस S2। और ये वैल्यू किसकी है, DQ नेट फॉर द कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्लियर है ना। ये देखने में कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लोअर में से हायर को माइनस किया गया, तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे बताइए, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, T हायर माइनस T लोअर इंटू S1 माइनस S2। क्लियर है जी। डी क्यू नेट किसके बराबर है, DW नेट इज इक्वल टू माइनस
टी हायर माइनस टी लोअर इंटू S1 माइनस S2। ये इक्वेशन जो फाइनली बना, यहीं से आपको नेट हीट ट्रांसफर मिलेगा, ठीक ना, यहीं से आपको नेट वर्क ट्रांसफर भी मिलेगा। क्लियर है? और ये इक्वेशन हमें बहुत सारी चीजें बताता है। चलिए, dq नेट भी एक नेगेटिव वैल्यू आई और dw नेट भी क्या आई, एक नेगेटिव वैल्यू आई। इन दोनों का कुछ खास मतलब है। जब आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू है टी हायर माइनस टी लोअर इंटू S1 माइनस S2। ये एक वैल्यू आएगी, बस किस साइन के साथ आएगी, माइनस साइन। वैसे ही जब आप नेट वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू किसके साथ आएगी, नेगेटिव साइन के साथ। नेट हीट ट्रांसफर क्या है, नेगेटिव है। और नेट हीट ट्रांसफर को, नेट हीट ट्रांसफर नेगेटिव है और नेट हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। और ये क्या आया, नेगेटिव आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है Q रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन Q एब्जॉर्ब। क्लियर है? कल भी हम लोगों ने जब क्लास में पढ़ा था तो हमने बताया था कि किसी भी रेफ्रिजरेटर के जब हम ये कहते हैं कि कमरे में दरवाजा खोल दिया तो कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा, कमरा हमेशा गर्म होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि जो हीट रिजेक्शन है वो हमेशा ज्यादा है किससे, हीट एब्जॉर्ब से। क्लियर है? तो यहां जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये हमें यही इंडिकेट करती है। क्लियर है? और अगर वर्क नेगेटिव है, ठीक ना, वर्क की वैल्यू dw नेट, ये अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या बता रही है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, यानी दिस साइकिल इज वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। क्लियर है? यानी किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल को आपको हमेशा वर्क देना पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर में क्या चाहते हैं, हीट का ट्रांसफर करना चाहते हैं। और यहां हो भी तो यही रहा है, हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से कहां हो रहा है, हायर टेम्परेचर। तो ये अपने आप होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, कि नेगेटिव का मतलब क्या है। लेकिन जब आपको सॉल्व करना हो तब आप नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। आप जैसे कि -10 किलो जूल मैंने कहा, तो -10 किलो का मतलब क्या कि वो वर्क डन सिस्टम के ऊपर करना पड़ रहा है। बट जब आप वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे, 10 किलो जूल। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? अब निकाला जाए COP। सो फाइनली इसे मिटा देता हूं मैं। ना COP क्या था भाई हमारा, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड का मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब कितनी मात्रा में हीट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। हीट यहां से एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज T लोअर इंटू S4 माइनस S3 अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट की वैल्यू ये है। यहां पर इस नेगेटिव साइन को क्यों दिखाया गया था कि ये वर्क डन किसके ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है। तो जब आप वर्क की वैल्यू लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि -10 किलो जूल होता तो आप -10 किलो जूल कभी नहीं लेते, क्या लेते, 10 किलो जूल। बिकॉज माइनस तो वहां ये बताने के लिए है कि वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम है, और साइकिल क्या है, वर्क कंज्यूमिंग है। तो जब आप वर्क की वैल्यू लेंगे तो ये क्या आएगा, T हायर माइनस T लोअर इंटू S1 माइनस S2 ओनली। नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब अलग है, वो साइन कन्वेंशन के लिए है, ये बताने के लिए ये वर्क आपको देना पड़ेगा। और जरा देखिए यहां पर COP में क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब क्या है, आपने कितना वर्क दिया, ठीक ना। तो कितना वर्क दिया, यही वर्क तो दिया है। क्लियर है ना? अब COP अगर फाइंड आउट करें, सो इट विल बी, इसको चेंज कर दें, T लोअर इंटू S4 को क्या लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 अपॉन T हायर माइनस T लोअर इंटू S1 माइनस S2. This and this will become cancel. It will be T lower upon T higher minus T lower. So finally
COP is T lower upon T higher minus T lower. This is the COP of Carnot refrigerator या Carnot cycle. Carnot रेफ्रिजरेटर का जो COP है वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है? T हायर और T लोअर, ठीक ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस आपने रेफ्रिजरेटर में डाली है। तो यूं कहें कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर या रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कितने भी लगा दें आप, सभी की जो COP की वैल्यू होगी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में हमेशा इक्वल रहेगी। एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, ध्यान से देखेंगे। अगर ये रेफ्रिजरेटर है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो इसकी COP कब बढ़ेगी? ध्यान दें, जैसे जब जब ये हायर और लोअर का डिफरेंस कम होगा तो COP क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान दें, अगर नीचे की वैल्यू छोटी हो, छोटी होने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होने लगे? छोटा होने लगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, यानी COP क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये दो वैल्यू छोटी कब होगी? नीचे वाली वैल्यू छोटी कब होगी? जब इनके बीच का अंतर क्या हो? कम हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है और आप उसको समर में ऑपरेट करें और विंटर में ऑपरेट करें, ठीक है, तो समर और विंटर में क्या अंतर आएगा? समर में ध्यान दें, ये जो T लोअर है, T लोअर की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मान लो आपको आइस बनाना है, आइस बनाने के लिए T लोअर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ बनाने के लिए लोअर टेम्परेचर कितना हो गया? 1 रखेंगे तो बनेगा क्या? नहीं, तो मिनिमम कहां जाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर टेम्परेचर तो आपका फिक्स हो गया, लोअर टेम्परेचर क्या हो गया? फिक्स हो गया। चेंज क्या हो सकता है? हायर टेम्परेचर। अब जरा देखो, गर्मी के सीजन में T हायर किसका होता है? एम्बिएंट का। गर्मी के दिन में एम्बिएंट 40 डिग्री पे है और जाड़े के दिन में 20 डिग्री पे। तो गर्मी के दिन में T हायर माइनस T लोअर का डिफरेंस कितना होगा? 40, 40 माइनस 0, और जाड़े में कितना होगा? 20। इसका मतलब है जब जाड़े में 20 होगा तो ओवरऑल COP क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो कार्नोट COP हमेशा बढ़ती है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए जो COP आई वो कितनी आई? T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ठीक है। दिस इज द COP ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब अगर ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा फॉर किसके लिए? कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो COP कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमने यहां रेफ्रिजरेशन मान के चला था, तो COP सेम रहेगी, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ये किसके केस में? रेफ्रिजरेटर केस में। और अगर COP हम क्या मान लें? हीट पंप, तो डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाएगा। T लोअर की जगह क्या हो जाएगा? T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। यहां से हमें ये दो चीज आती है। जब आपको COP निकालनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कार्नोट रेफ्रिजरेटर में गैस कौन सी है, ठीक है। गैस कौन, एक में R11 है, एक में R12 है, R13 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्किंग फ्लूइड कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है तो सभी की COP की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज COP सिर्फ और सिर्फ हायर और लोअर के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है? एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, ध्यान से देखेंगे। अगर ये रेफ्रिजरेटर है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो इसकी COP कब बढ़ेगी? ध्यान दें, जैसे जब जब ये हायर और लोअर का डिफरेंस कम होगा तो COP क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान दें, अगर नीचे की वैल्यू छोटी हो, छोटी होने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होने लगे? छोटा होने लगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, यानी COP क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये दो वैल्यू छोटी कब होगी? नीचे वाली वैल्यू छोटी कब होगी? जब इनके बीच का अंतर क्या हो? कम हो।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है और आप उसको समर में ऑपरेट करें और विंटर में ऑपरेट करें, ठीक है, तो समर और विंटर में क्या अंतर आएगा? समर में ध्यान दें, ये जो टी लोअर है, टी लोअर की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मान लो आपको आइस बनाना है, आइस बनाने के लिए टी लोअर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ बनाने के लिए लोअर टेम्परेचर कितना हो गया? 1 रखेंगे तो बनेगा क्या? नहीं, तो मिनिमम कहां जाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर टेम्परेचर तो आपका फिक्स हो गया, लोअर टेम्परेचर क्या हो गया? फिक्स हो गया। चेंज क्या हो सकता है? हायर टेम्परेचर। अब जरा देखो, गर्मी के सीजन में टी हायर किसका होता है? एम्बिएंट का। गर्मी के दिन में एम्बिएंट 40 डिग्री पे है और जाड़े के दिन में 20 डिग्री पे। तो गर्मी के दिन में टी हायर माइनस टी लोअर का डिफरेंस कितना होगा? 40, 40 माइनस 0, और जाड़े में कितना होगा? 20। इसका मतलब है जब जाड़े में 20 होगा तो ओवरऑल सीओपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो कार्नोट सीओपी हमेशा बढ़ती है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? तो दो चीजें यहां से हमें मिलती हैं कि कार्नोट की जो सीओपी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड है। आप कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्नोट सीओपी को सिर्फ हायर और लोअर टेम्परेचर से मतलब है। दूसरी चीज, हायर और लोअर टेम्परेचर के बीच का अंतर जितना कम होता जाएगा उतनी सीओपी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये 2 पॉइंट यहां से आपको इंपॉर्टेंट है जो कोई नोट करना है। ठीक है, नोट करें।